हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल बाय स्टोरीवर्स पर। और आप सब सुन रहे हैं डिमोनिक स्वॉर्ड का सीजन 2, यानी मैं नया एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। हमारे इस वीडियो में 18+ मोमेंट जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी पाए जा सकते हैं, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ये स्टोरी और सुननी हो तो हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कुछ कमेंट्स भी कर देना। अगर नहीं लगे तो बताना कमी क्या है। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। नकुल ने ट्रेवर को मारकर एक भाला लिया था जो कि उसे विरासत की भूमि से मिला था, और यह भाला एक इंक्रिप्शन वाला भाला था, और इसलिए नकुल टूटैक शहर के एक इंक्रिप्शन मास्टर की शॉप में आ चुका था। यहाँ पर आकर इंक्रिप्शन मास्टर से मिलने के बाद नकुल ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया था। अब आगे नकुल को अपना दिया ऑफर स्वीकार करते देख वो सलमान भाई बड़ा ही खुश होता है और देखते देखते अपना हाथ हवा में लहराने लगता है। इसी के साथ उस मेज पर जहाँ पर अभी कुछ देर पहले भाला रखा था, देखते देखते वहाँ पर बहुत से क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। ये क्रिस्टल बहुत ही चमकीले लग रहे थे और इनकी चमक नकुल के उस क्रिस्टल से तो कहीं ज्यादा थी। इस टाइम नकुल भी उन क्रेडिट्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा था। उन हीरो के अंदर इतनी ज्यादा चमक थी जितनी कि उसके पिछले कोई भी हीरे में नहीं थी। और इसी वजह से नकुल देखते देखते एक हीरे को उठाकर इधर उधर से देखने लगता है, उलट पलट करके। दूसरी ओर खड़े सलमान भाई ने भी भाला देखते हुए नकुल की इस हरकत पर ध्यान दिया था, और इसी वजह से वो लापरवाही से उसे बोलते हैं, यह हर एक हीरा लगभग 50 क्रेडिट्स का है बच्चे। तो वैसे ये तुम्हारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें चेतावनी दे देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दे दी। क्योंकि आजकल लोग वैसे बच्चों को बहला फुसला कर बहुत से उल्टे सीधे काम करवाते हैं। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब वैसे भी ये तुम्हारी अमानत है। भाला मिलने के बाद वो सलमान भाई बड़े ही अच्छे मूड में लग रहा था, और इसीलिए वो नकुल को ये चेतावनी दे रहा था। वहीं दूसरी ओर नकुल भी क्रेडिट्स को अपनी स्पेस रिंग में रखकर झुककर उसे प्रणाम करता है और फिर से उसे पूछता है, वैसे मास्टर सलमान, अगर मुझे एकेडमी की परीक्षा के लिए कोई सलाह दे देते तो। मतलब वैसे भी मैं टेस्ट देने जा ही रहा हूँ और मैं सक्सेस होने वाला हूँ, और आप भी उसी एकेडमी से पढ़े हो, तो एक सीनियर को एक जूनियर को थोड़ी बहुत सलाह तो देनी चाहिए ना। नकुल के इस नाटक भरी बातों पर सलमान भाई थोड़ा हंसने लगते हैं। बच्चे बड़े ही शैतान हो तुम। जैसे ही जगह दिखी, मौका मिला, तुमने सीधा उठाकर चौका मार दिया। सही है, फायदा उठाने की कोशिश तो कोई तुमसे सीख ले। वैसे सच कहूँ तो तू मुझे अपने पुराने दिन याद दिलाता है। ये बात कहकर सलमान भाई थोड़ा सोचने लगते हैं, जिसके बाद वो फिर से बोलते हैं, असल में एंट्रेंस टेस्ट हर बार बदलता है। एक तरीके से तुम ऐसे मान सकते हो कि हर बार नया एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इसी वजह से हर परीक्षा जो एक बार हो चुकी होती है वो दूसरी बार कभी नहीं होती। इसीलिए हर परीक्षा पुरानी हो चुकी है, अब जो होगा वो नया ही होगा। तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, जाओ एबनरेस्ट शहर और फिर अपने जैसे जवान लोगों की कतार का पीछा करो। लेकिन उस शहर के अंदर अपने रास्ते का ध्यान रखना, क्योंकि उस रास्ते पर कभी भी कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। नकुल भी उस सलमान भाई की बात सुनकर अपना सर हिला देता है, और फिर दुकान से बाहर निकलने से पहले फिर से अपना सर झुकाकर उसको प्रणाम करके और वहां से निकल लेता है। वहीं नकुल को वहां से जाते देख दुकान के अंदर खड़ी लड़की अपने गुरु की ओर मुड़ती है और कंफ्यूजन के अंदर पूछती है, मास्टर, जब आप जानती थी कि वो जवान है और उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी वो पूरी तरीके से अनुभवहीन है, तो आप तो इसे ठग भी सकते थे। यानी मतलब इस भाले की कीमत बहुत ही कम में भी दे सकते थे, लेकिन आपने इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों दी? उस लड़की की बात सुनकर सलमान भाई ने आराम से उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता बच्ची, उस लड़की के पास भले ही अभी तजुर्बा ना हो, लेकिन इन फ्यूचर उसके पास इतना तजुर्बा होने वाला है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। और मान लो कि अगर मैंने उसे अभी धोखा भी दे दिया होता, तो भी उसके पास जब तजुर्बा आता तो पक्का वो यहाँ से गुस्सा होता, और इसी वजह से अगर उसके पास और भी कभी अच्छे हथियार आते तो वो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आने वाला था। और मुझे उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी थी जो कि तुम सोच भी नहीं सकती। और तुम्हें क्या पता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा क्या नहीं, क्या पता वो एकेडमी की कोई बड़ी हस्ती बन जाए। अपने गुरु की ये बात सुनकर वो अटेंडेंट भी हैरान थी और फिर उसी दिशा में देखती जा रही थी जहां से नकुल गया था। वो लड़का, क्या वो लड़का जो कि मेरे से भी कमजोर है, वो एकेडमी के अंदर जाकर एक जानी मानी हस्ती बन सकता है? अभी के लिए तो ये इतना ताकतवर भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब भी मैं इसे देखती हूँ और इससे लड़ने का सोचती हूँ तो मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है कि अगर इससे लड़ना पड़ा तो बहुत ही कठिनाई होने वाली है मुझे, यानी मैं बहुत ही मुश्किल में भी पड़ सकती हूँ।
ऊपर से मुझे फीलिंग आ रही है तो भी अपने से इतने छोटे बच्चे को देखकर। जहाँ एक ओर वो गुरु और चेली लगातार आपस में यही बातें करते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नकुल इस टाइम शहर के अंदर एक अजीब से मार्ग पर चलता ही जा रहा था। उसके सामने इस टाइम एक खंडर जैसी कोई जगह थी। एक तरीके से यह था तो हॉस्टल ही, लेकिन ये उस गांव का सबसे रद्दी और सबसे बेकार हॉस्टल था। उन 10 में से ये लास्ट रैंकिंग पर आता था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि नकुल ने इसे खुद खोज के सिलेक्ट किया था। वहीं नकुल देखते देखते उस हॉस्टल के अंदर एंटर करने लगता है। इस टाइम रिसेप्शन डेस्क पर एक औरत बैठी थी। ये बूढ़ी औरत देखने में लगभग 60-70 साल की लग रही थी, लेकिन इसका शरीर इस उम्र में भी हद से ज्यादा फूल रखा था। ऊपर से इसके मुंह में कोई दांत भी नहीं दिखाई दे रहे थे। नकुल को उस रिसेप्शन डेस्क के पास से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। उस हॉस्टल के अंदर बहुत से बेड टूटे पड़े थे, बहुत सी मेजें भी टूटी पड़ी थी और इन पर बहुत से पियक्कड़ लोग सोए पड़े थे। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि यह हॉस्टल कम और सुअरों का बाड़ा ज्यादा था। नकुल एक नजर देखकर ही अच्छे से समझ गया था कि यहाँ की सबसे घटिया जगह है और नकुल को बिल्कुल यही चाहिए था। यस, ये बिल्कुल सही चीज है। असल में नकुल को ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों और इस सबसे घटिया हॉस्टल की जरूरत नकुल को अपनी प्रोफाइल छिपाने के लिए थी। एक तरीके से उसने निश्चय किया था कि वो जब तक हो सके तब तक लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करेगा। नकुल को अच्छे से पता था कि इस जगह के कम रखरखाव और खराब स्थिति की वजह से बाकी के कुलीन परिवार यहाँ से आने वाले लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और इसीलिए नकुल भी लो प्रोफाइल के साथ छिपा रह सकता है। नकुल के सलमान भाई की दुकान से निकलने से पहले उन्होंने जो नकुल को ये चेतावनी दी थी या जो शब्द कहे थे, वहाँ पर कभी भी कुछ भी कोई भी कैसे भी कर सकता है। इन शब्दों ने नकुल को एक अजीब से खतरे का एहसास कराया था। नकुल को बार बार लग रहा था कि इन शब्दों को कोई छिपा हुआ मतलब है और शायद ये छिपा हुआ मतलब और कुछ नहीं, कुलीनों से होने वाले खतरे के बारे में ही है। और उनके इसी खतरे से बचने के लिए नकुल ने लो प्रोफाइल रहने का फैसला किया था। अगर नकुल की प्रोफाइल बस इस गंदी सी जगह में रहने से लो हो सकती है तो वो इसके अंदर बहुत ज्यादा खुश था। वो ये सब आराम से कर सकता था। इसे दृढ़ निश्चय के साथ वो देखते देखते उस डेस्क पर बैठी बुढ़िया के सामने जाता है। वहीं दूसरी ओर वो बुढ़िया इससे पहले कि उस लड़के को देखकर कुछ कह भी पाती, वो जवान सा दिखने वाला लड़का एक कड़क आवाज में कहता है, 1.5 महीना, 1 कमरा, हो सके तो सबसे शांत वाला देना। नकुल की इस बात पर वो बुढ़िया कुछ बोलने वाली थी कि तभी नकुल फिर से बोल पड़ता है, भोजन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मेरे दरवाजे के सामने दिन में 2 बार साफ पानी से भरी एक बाल्टी छोड़ दी जाए। नकुल की आवाज सुनकर वो बुढ़िया हाँ में सर मिलाती है, लेकिन फिर उसके मुंह पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। एक तरीके से वो बड़ी क्रीपी लग रही थी और वो बोलने लगती है, सोने के 30 सिक्के। उस बुढ़िया की अजीब सी आवाज सुनकर नकुल देखते देखते अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और अपनी स्टोरेज रिंग से 30 सोने के सिक्के निकालकर उसके सामने रखे उस मेज पर रख देता है। वही वो बूढ़ी औरत इतने जवान लड़की के पास 30 सोने के सिक्के देखकर हड़बड़ाती है और फिर एक जंगल की चाबी उठाकर उसे दे देती है। लास्ट फ्लोर, गैलरी के बाईं ओर वाला कमरा। वो बूढ़ी औरत नकुल को बस इतना ही बोलती है। यह हॉस्टल 3 मंजिला इमारत थी और इसी वजह से नकुल सीधा आखिरी मंजिल पर चला गया था और फिर देखते देखते गैलरी के आखिर में उसने वो बताया गया दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ एक सिंपल सा बेड था और बाकी कोई भी फर्नीचर नहीं था। लेकिन नकुल जैसे के लिए तो ये कमरा भी एक राजशाही कमरा था। एक तरीके से नकुल पिछले 2 महीने जंगल के अंदर सोया था और वहाँ पर वो पता नहीं कैसे कैसे और कहाँ पे सोया था। इसी वजह से उसके लिए तो ये कमरा भी एक 5 स्टार से कम नहीं था। लेकिन फिर नकुल देखते देखते फर्श पर बैठ जाता है और थोड़ी देर तक सोचने लगता है। अभी एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 2 महीने बाकी पड़े हैं और यहाँ से अबनरा शहर लगभग 3 दिन की दूरी पर है। तो अगर मैंने लगभग 1.5 महीने तक लगातार ट्रेनिंग बिगड़ ली तो भी मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक तरीके से मेरा टाइम बर्बाद नहीं होगा, ऊपर से मैं एकदम सही चीज भी कर रहा हूँ। नकुल ने हॉस्टल के अंदर जाते ही ये सारी योजना बनानी स्टार्ट कर दी थी और अब जब नकुल ये सब करके फ्री हुआ था तब तक पूरी तरीके से रात हो चुकी थी और इसीलिए देखते देखते नकुल कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है। अभी नकुल की टांगे मुड़ी हुई थी और पलाथी मारे वो जिस जगह बैठा था वहाँ पर उसके दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़ रहे थे और देखते देखते वहाँ पर एक गोल शेप का निर्माण होने लगता है, जो देखते देखते एक वॉर्टेक्स के अंदर चेंज होने लगता है। लेकिन फिर इस वॉर्टेक्स का रंग काला भी दिखाई देने लगता है और देखते देखते डार्क वॉर्टेक्स के अंदर चेंज हो जाता है। ये वही टेक्निक थी जो नकुल को एसेंट्रिक थंडर से मिली थी। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और दिन बीतने लगते हैं और फिर देखते देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। इस टाइम तक बहुत सी शानदार गाड़ियाँ शहर की सीमाओं में दाखिल होती जा रही थी और इस टाइम तो इस शहर के बाजार के अंदर भी बहुत सी चहल पहल दिखने लगी थी।
टूटैक शहर का वातावरण और भी जीवंत लग रहा था। विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से कुलीन परिवार यहाँ पर आ चुके थे और उनके इम्पोर्टेंट लोगों के लिए शहर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भी आनंद लेते जा रहे थे। बड़े, मध्यम और यहाँ तक कि छोटे आकार के कुलीन परिवार भी सभी इस एकेडमी की परीक्षा के लिए एकत्र होते जा रहे थे। लेकिन नकुल इस हलचल और चहल पहल में शामिल बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस टाइम वो अपने कमरे के अंदर बंद होकर लगातार कल्टीवेशन करता जा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि शौस्ती परिवार के अंडर काम करने वाले कुलीन परिवार यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि वैसे भी मॉसग्रोव शहर से लगभग 1 महीने के ट्रैवल डिस्टेंस पर एक और एग्जाम सेंटर था और इसीलिए उसको छोड़कर यहाँ पर इतनी दूर कौन ही आना पसंद करेगा। इसी वजह से तो नकुल ने इतनी जानकारी जुटा के इस जगह को चुना था। नकुल का जीवन अभी बिल्कुल वैसा ही हो गया था जब वो अपनी माँ के पास रहता था। एक तरीके से वो सिर्फ जरूरी काम के दौरान ही बाहर आता था। इवन उसे तो अब खाने की चिंता भी नहीं होती थी। कभी कभी बस आसपास की जानकारी जुटाने के लिए वो उस महिला के पास आता और बाकी अगर खाने का सामान उसके अंगूठी से खत्म हो जाता तो नकुल उसको खरीदने के लिए भी बाहर जाता था। इसके अलावा वो इतने दिनों के अंदर कहीं भी बाहर नहीं गया था। वहीं वो बूढ़ी औरत भी नकुल को अजीब अजीब सी कहानियां सुनाती रहती थी। एक तरीके से वो बाहर की घटनाएं सुनाती थी, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा कर। नकुल को ये अच्छे से पता था कि वो बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, लेकिन नकुल को ये भी पता था कि अगर वो 100% में से 70% गलत बता रही है, लेकिन उसमें से अब भी 30% तो सच ही होगा। और इसी वजह से नकुल अब और भी सतर्क हो गया था। जैसा कि इस बूढ़ी औरत ने बताया, टूटैक शहर और एबनरेस्ट शहर के बीच एक जंगल पड़ता है जहाँ पर डाकू का एक ग्रुप लगातार दिखाई देने लगा है। यह डाकू ग्रुप कुलीन काफिलों पर हमला करता है और फिर उनके जवान सदस्यों को मार देता है या फिर कम से कम गंभीर रूप से घायल कर देता है। डाकू के चेहरे पूरी तरीके से ढके होते हैं और इसीलिए वो कहाँ से आए और उनका मकसद क्या है कोई भी ये सब नहीं जानता। नकुल को लोगों से भी यही जानकारी मिली थी क्योंकि वो आपस में बात करते जा रहे थे इन्हीं चीजों के बारे में। इतने शक्तिशाली डाकू कि वो कुलीन परिवारों को निशाना बना सके। लगता है कि वो अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि नकुल को शक था, कुलीन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट के कंटेस्टेंट को बाहर करने के लिए पहले उनके लिए साजिश रचना शुरू कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो बाकी के कुलीन परिवारों को भी निशाना बनाएंगे। लगता है एकेडमी की ये सीट बहुत ही ज्यादा महंगी है और कीमती भी। एकेडमी की ये पोजीशन एक कीमती पोजीशन थी और इसीलिए नकुल इसमें एंटर करना चाहता था। लेकिन नकुल का इसमें एंटर करने का एक और कारण भी था और ये सोचते ही उसकी आंखें भी चमकने लगती है। इस एकेडमी में प्रवेश करने का मेरे पास एक और भी तो कारण है। और यही सोचकर नकुल जोर से चिल्लाता है, एको। और नकुल के इतना चिल्लाने के साथ ही उसके वो 3 आंखों वाला चमगादड़ का टैटू देखते देखते एक जोर की आवाज निकालता है। लेकिन ये आवाज किसी भी इंसान को सुनाई बिल्कुल नहीं देती थी। ये बस लगातार उस चमगादड़ को और नकुल को ही सुनाई दे सकती थी। चमगादड़ को इसलिए क्योंकि उसने निकाली थी और नकुल को इसलिए क्योंकि नकुल चमगादड़ का मालिक था। वहीं दूसरी ओर नकुल के आसपास उस सोनिक वेव की वजह से नकुल के दिमाग से लगभग 100 मीटर के एरिया के अंदर, यानी उस 100 मीटर के स्पीयर के अंदर नकुल को बहुत सी इमेज दिखाई देने लगती है। इस टाइम तक नकुल की आंखें बंद थी और उसके उस एको की वजह से जो ध्वनि निकली थी उसकी वजह से आसपास के सारी चीजों की छवि उसके दिमाग में बनती जा रही थी। एक तरीके से नकुल अपने आसपास के हर चीज को सेंस कर पा रहा था। हालांकि ये इमेजेस क्लियर नहीं थी, ऊपर से इनके अंदर ज्यादा डिटेल्स भी नहीं थी, क्योंकि नकुल को अभी जो दिखाई दे रहा था वो सब नकुल के पास आई उस रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से था। हाँ, ये सब चीज़ें बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन इतना भी काफ़ी था कि नकुल अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता कर पाए। और नकुल को इतना तो पता चल ही गया था कि यहाँ पर आसपास उसकी कोई जासूसी करने वाला तो बिल्कुल नहीं है। चलो शुक्र है, आज भी कुछ ऐसा सस्पिशियस चीज़ तो नहीं है। देख के ऐसा लगता है कि सचमुच यहाँ पर कोई भी मेरा पीछा तो बिल्कुल नहीं कर रहा। नकुल इस पूरे शहर में काफ़ी चौकन्ना